गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते, हरी हर। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। ओके। तो हमारे साथ हैं सुमन रावत दीदी। सुमन दीदी, अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा आपके बारे में हमें बताइए, कहाँ से हैं और थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए ताकि सारे भाई बहन आपको थोड़ा सा जान सकें। सभी भाई बहनों को नमस्ते। नमस्ते दीदी। मेरा नाम सुमन तो है, वो आप तो देख ही रहे हैं। जी। और बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। वहाँ मैं अच्छा। पहले टीचिंग करती थी। कोरोना के दरमियान बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, लंग्स बहुत कम काम करते हैं मेरे, इसलिए मुझे बोलने में तकलीफ होती है, तो मैं कम हम्म। ही बोलती हूँ। तो उसकी वजह से फिर मैंने बीआरएस ले लिया। और अभी ओके। फिलहाल मैं थोड़ा सोचती हूँ कि मैं अपने आप को उत्पादन में देखना चाहती थी मैं पहले से ही, तो हम्म। थोड़ा उसकी ट्रेनिंग ले रही हूँ। और अच्छा। जो हैप्पीनेस करिकुलम में मैंने काम किया, बस ये एक सार्थक काम मुझे लगता है जो मैंने किया वो यही था। और अभी और समझने की और जिज्ञासा रहती है, इसलिए आपसे जुड़ती हूँ और सभी से जुड़ती हूँ। तो बस यही मेरा परिचय अभी कुछ। बढ़िया दीदी, दर्शन से जुड़ना कब हुआ आपका? ये हमारा हो गया था 16 में, अच्छा। 2016 में। अच्छा। और उसके बाद हमने अध्ययन किया, मगर वो कई कई दिनों के गैप में था, तो इतना वो तो बढ़िया तो नहीं हो पाया, ना हम अध्ययन कर पाए। हम्म। बट ये है कि टच में रहते ही हैं, हाँ। हो सकता उतना करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे अपने जीवन में लगी कि अगर मैंने विद्या को नहीं जाना होता, थोड़ा सा समझा नहीं होता, तो शायद मैं कोरोना के दरमियान जीवित नहीं रह पाती। ये वहाँ जो मन और शरीर का जो है, अपना जीवन और शरीर का जो अंतर है वो समझ में आता था। और जी। उसकी वजह से मतलब मेरे अंदर बहुत धैर्य था उस समय, बहुत शांति थी, कोई मुझे हम्म। घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो वो मेरा एक अपना अपने बारे में ये मैं मानती हूँ कि मैं विद्या के कारण ही जीवित रही हूँ आज, जो भी हूँ उसी वजह से हूँ। क्या अदरवाइज शायद नहीं हो पाता कुछ भी। क्या बात है। तो दीदी, जो ये करिकुलम का डेवलपमेंट हुआ, आपने उसमें किस प्रकार से सहयोग किया? दीदी, अगर हो सके तो वीडियो ऑन कीजिए ना, आपको देखना मेरा चाहिए। कैमरा ठीक नहीं है, मैं देख कोशिश करती हूँ, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, नहीं चल रहा अभी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, जब भी चलेगा मैं करूँगी ऑन। डन डन। जी। करिकुलम में हम लोगों ने बहुत सारी जो भी स्टोरी डेवलप की हैं, जो कंटेंट डेवलपमेंट है उसमें हमारा रोल था सभी का। हम्म। हम लोगों को अलग-अलग क्लासेस भी दी गई थी, पहले तो 3rd से 5th तक था। हम्म। और 6 टू 8 दो 3 बुक्स बनी थी, एक नर्सरी केजी जी। तक की, एक 2nd तक की, और एक हम्म। 3rd से 5th, और उसके बाद था 6 टू 8। तो उसमें तो हम सभी लोग थे, लेकिन बाद में अलग-अलग ग्रुप में हमें बाँट दिया गया था। लेकिन अच्छा। मेरा अमूमन माइंडफुलनेस पे भी काम था मेरा, क्योंकि उसमें जो माइंडफुलनेस के एक्सपर्ट थे उन्होंने जो कंटेंट लिखा था बहुत ज़्यादा था, तो उसको जो मॉडिफाई करने का काम था वो मेरा काम था, तो वो किया। स्टोरीज भी लिखी, वो हम्म। सब किया, मतलब जो भी स्टोरीज हम देखते थे, कई शॉर्ट करनी पड़ी, कई कहीं से जो छांटनी हमारे, पड़ी। यस यस। हाँ हमारे जो आइडिया है थोड़ा। आइडिया, खुद के आइडिया थे, कुछ ऐसे थे कि जो हम बाहर से लेते थे स्टोरीज, लेकिन वो बहुत लंबी थी हुई है, उनके में जो सार्थक बात थी उसी को लेके हम उस तरह से करते थे। तो ये सब काम था, टाइपिंग वाइपिंग सब कुछ किया, बस ये। वेल डन एंड थैंक यू, है ना, क्योंकि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं अपने के लिए नहीं कर रहे हैं ना, जी ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, है ना। जी। कितना अच्छा कर पा रहे हैं वो नहीं पता, हम्म। लेकिन थोड़ा तो कुछ तो कर रहे हैं ना, ये बात है, सही बात है। जी। बहुत बढ़िया दीदी, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई है। धन्यवाद। तो सुमन दीदी से और कोई किसी को प्रश्न करना हो, जुड़ना हो। अच्छा, एक और सभी के लिए सलाह है, सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप सभी अपने जितने भी लोग वीडियोस ऑन कर सकते हो तो वीडियो ऑन करके मेरे साथ जुड़ें। क्योंकि धीरे धीरे अभी आज ये आखिरी वीडियो है और वीडियो के बाद हम लोग जन संवाद को एक प्रायोरिटी देंगे। जब मैं आपसे बात, देखिए, अगर मैं आप अपना वीडियो ऑन करके बात करूं तो आपको कैसा लगेगा? है ना, आपको लगेगा कहीं से आवाज आ रही है बस। लेकिन जब हम सामने किसी को देख पाते हैं, और अच्छी बात यह है कि अभी हम एक दूसरे को देख सकते हैं,
देख सकने में क्या होता है कि इंसान सिर्फ भाषा से तो सुनता नहीं है, भाषा के साथ भाव, भंगिमा, है ना, अंगहार, मुद्रा, सबसे सुनता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अगर हो सके तो आइए, है ना। और बाकी तो अलका दीदी, है ना, चाय पे चर्चा है ये हमारी, ठीक है। तो तो आप भी चाय पीजिए, हम भी चाय पिए, और बढ़िया जानकी दीदी भी आ गई है ना, सुबह के आराम से चाय लेकर के बैठ जाया जाए और चर्चा की जाए। जैसे कल कृष्ण भैया ने मुझे एकदम बहुत बढ़िया एक बात बोली, उन्होंने कहा दीदी थोड़ा सा ना ये जल्दी जल्दी हो गया, तो ये जल्दी जल्दी को धीरे धीरे कैसे किया जाएगा। तो धीरे धीरे करने का तरीका ही है जब हम सब जुड़ते हैं ना, जब हम सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये अपने आप धीरे हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि सबके दिमाग में जब तक आप बोलते नहीं, मैंने, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप दर्शन को बोलने का प्रयास नहीं कर रहे, आपके मन में कुछ जो भी बना है उसको कहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये बात आपके लिए आप आगे नहीं बढ़ते हैं ना, फिर आप सुनते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि शावर जैसा चल रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी भाषा आ रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और फिर वो अच्छा अच्छा लगता ही रहता है एक लंबे समय तक, ठीक है। तो इस अच्छा लगने से अच्छा होने में एक शिफ्टिंग के लिए आह्वान है आप सभी को, जितने भी लोग हैं ना, अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है, बहुत सोचे नहीं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं क्या हो रहा है, हम भी ऐसे ही बैठे हैं। देखिए आज हम बोर्ड लगा के बैठे हैं आपके लिए कि, है ना, धीरे धीरे आपको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कोशिश करूंगी कि दिया जाए। और कैसे हम सोच सकते हैं इसके बारे में लगातार मैं सोचते रहती हूँ, आप भी थोड़ा सहयोग करिए। बढ़िया। तो कहानी धरती की चल रही है। आज मैं आप सभी से इस क्लास के अंत में एक और थोड़ा सा नई चीज इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। वो ये, एक तो बोर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया आपके लिए, ये इसको थोड़ा हम लाइटिंग की सेटिंग अच्छी करेंगे। अभी तो कुछ डिम किया है ताकि कंट्रास्ट में दिखे आपको, बाकी देखा जाएगा। तो आज का जो प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को देना है, हाँ कृष्ण भाई एक सेकंड, जिसका उत्तर आप सभी को देना है, वो ये है कि समग्रता में ना देख पाने से, जब आज 26 हमने 25 वीडियोस हमने कुल देखे हैं, उसमें कहाँ गड़बड़ हो रही, जितनी भी समस्याओं के बारे में बातचीत हुई है, क्या गड़बड़, तो समग्रता में ना देख पाने से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उसको आपको समीक्षा करनी है। जी कृष्ण भैया, इस प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं, आप सोचिएगा तब तक। जी हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन सुमन दीदी से था। हम्म। और क्वेश्चन ही नहीं, मतलब उन्होंने जो स्टोरीज वगैरह लिखी थी और जो काम किया है, वो दर्शन पे रिलेटेड है, किस तरह? हाँ 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 जी, बिल्कुल। जी, दर्शन पर आधारित ही हैं। तो दीदी थोड़ा वो कुछ शेयर कर सकते हैं क्या, जो आपने स्टोरीज, ताकि हम लोग भी जो पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं हमें यूजफुल हो सके? मैं ऐसा कर सकती हूँ, जो लिंक है मेरे पास बुक्स का वो आपको शेयर कर सकती हूँ, तो आप हर क्लास के लिए पढ़ सकते हैं। इवन हम लोग भी खुद जब वो जितने स्टोरीज में होते थे, तो हम पहले अपने घर में भी खुद में उन पे चर्चा करते थे, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं है कि आपको ये मानना है, बस जानना है, और क्या आप उसके बारे में सोचते हैं, किस तरह से उस पे कार्य करते हैं, उसके बारे में इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं, क्योंकि पूरी बुक्स को मैं आपको बताऊं, या फिर एक स्टोरी का, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि किसी दिन एक स्टोरी पे हम चर्चा कर सकते हैं, तो ऐसा हाँ देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुमन दीदी का स्वागत करेंगे हम, है ना, एक स्टोरी पे चर्चा कैसे हो सकती है जी, इस, क्योंकि स्टोरीज तो हम सभी सुना ही सकते हैं ना, बेड टाइम। मुझे भी चाहिए दीदी। ग्रुप में शेयर करिए दीदी, सुमन दीदी। हाँ हाँ। ओके, ओके। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू हाँ सुमन दीदी, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो देखिए, और अच्छा ये बताइए साथ में कितने लोग हैं जो नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं। ये अध्ययन है, एक स्टडी का प्रोग्राम है, कितने आप में से लोग हैं जो एक्चुअली में नोटबुक पेन लेकर के बैठते हैं? कोई है इस क्लास में जो नोटबुक पेन लेके बैठते हैं? अरे वाह चित्रा दीदी, बढ़िया, साधुवाद आपको। यस, है ना, ये पूरा विधि जो है अध्ययन विधि, अगर हम नोट्स नहीं ले रहे हैं, पेन नहीं चला रहे हैं तो ये तब भी स्लिप होते चला जाता है ना, और वो बार बार जो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए जोड़ता है तो आपको लगता है वाह वाह क्या बात है, कैसा बढ़िया जोड़ रहा है, पर हम नहीं जोड़ पाते हैं ना, मतलब हमें समय लग जाता है, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा कॉपी पेन लेने का भी एक अभ्यास अगर आपके लिए सहज है तो उसको जरूर करिए, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग कहानी धरती की में आखिरी वीडियो को देख लेते हैं। आने वाली कल की समस्याएं बता रहे हैं, इसका कैलकुलेशन देखिएगा और आज की रियलिटी देखिएगा।
कि हम आज वास्तव में कहाँ खड़े हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि उन्होंने कल्पना तो किया था कि केवल 30 लाख लोग मरेंगे 2030 में, और 2019 में ऑलरेडी 90 लाख लोग पोल्यूशन से मर ही रहे हैं। तो आप ये कल्पना कीजिए कि कैलकुलेशन में कितनी मिस्टेक है। है ना? चलिए शुरू करते हैं। समस्त वनस्पति, पशु और इंसान अपने संपोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। नदियां, वन, हवा और धरती की पैदावार ये सभी जीवों के लिए आवश्यक हैं। लेकिन इंसानी गतिविधियों के कारण इन प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। विश्व के विराट महानगर लगातार फैलते जा रहे हैं। इन महानगरों की अधिकांश आबादी छोटे इलाकों में केंद्रित है। यहां लोग घर, पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। कोयले और तेल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खपत तेजी से हो रही है। माना जाता है कि अगले 40 वर्षों में यह स्रोत समाप्त हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन की वजह से जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है। हमारी आधुनिक जीवन शैली पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रही है। इन चुनौतियों की वजह से हमारा भविष्य संकट में पड़ गया है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे प्राचीन नगर सिद्ध करते हैं कि पूरी दुनिया में सभ्यताएं नगरों को जन्म देती हैं। दुनिया आज तेजी से बदल रही है। सबसे अधिक तब्दीली शहरों में नजर आती है। आज की तिथि में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या यानी 330 करोड़ शहरों में बसी है। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर की शहरी आबादी 490 करोड़ हो जाएगी। हालांकि भारत की 100 करोड़ आबादी का अधिकतर हिस्सा ग्रामीण इलाकों में बसा है, इसकी शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। सन 1950 में यह शहरी आबादी 17% थी। आज ये बढ़कर 28.7% हो गई है। सन 1750 से 1950 की 2 सदियों में औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ। इसी के साथ शहर भी उभरने लगे और औद्योगिक केंद्र बन गए। रोजगार के अवसर और बेहतर जीवन स्तर की संभावनाएं बढ़ गईं। इन शहरों में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होने लगी। इनकी वजह से लोग गांव छोड़कर शहरों में बसने लगे। कृषि की समस्याओं के कारण भी प्रवासी आबादी शहरों में बढ़ती गई। विश्व की पूरी जनसंख्या की तुलना में विश्व की शहरी आबादी कहीं अधिक दर से बढ़ रही है। सन 1950 और 2007 के दौरान दुनिया की आबादी लगभग 2.5 गुना बढ़ गई, जबकि शहरी जनसंख्या लगभग 4.8 गुना बढ़ गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2030 तक हर 5 व्यक्तियों में से 3 शहरों में बसे होंगे। जिन शहरों की आबादी 1 करोड़ से अधिक है, उन्हें मेगा सिटी कहा जाता है। सन 1950 में केवल न्यूयॉर्क सिटी में 1 करोड़ से अधिक लोग बसते थे, लेकिन आज टोक्यो, मेक्सिको सिटी, साओ पोलो और मुंबई ये सभी मेगा सिटी बन चुके हैं। सन 2015 तक ऐसी मेगा सिटीज की संख्या बढ़कर लगभग 20 हो जाएगी।
438 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला मुंबई दुनिया का एक तेजी से बढ़ता शहर है। अनुमान है कि 2050 तक इसकी आबादी 4 करोड़ 70 लाख हो जाएगी और ये दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र बन जाएगा। शहर किसी भी देश के विकास के केंद्र होते हैं, लेकिन इनमें बढ़ती आबादी और अधिक खपत वाली जीवन शैली कई समस्याएं पैदा कर रही है। शहर के लोगों के लिए पानी, मकान, कचरा निपटान और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं एक चुनौती बन गई हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए। मुंबई में आवास की समस्या गंभीर है। यहाँ एशिया के कुछ सबसे बड़े स्लम यानी मलिन बस्तियां पाई जाती हैं। कुछ एक में 5 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं। शौचालयों के अभाव, कूड़े के ढेर और खुली नालियों के कारण इन बस्तियों की दशा दयनीय है। इन इलाकों में मलेरिया, टाइफॉइड और डायरिया जैसी बीमारियां आसानी से फैलती हैं। मेगा सिटीज और शहरी इलाकों में कचरा निपटान एक बड़ी समस्या है। फिलहाल भारत में कचरा निपटान का मतलब है रिहायशी और औद्योगिक इलाकों से कचरे को उठाकर लैंडफिल स्थान पर डाल देना। शहरी कचरे की रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रीकरण की दिशा में बहुत कम कोशिशें हुई हैं। कचरे के ढेरों को जलाने से रसायन वातावरण को प्रदूषित करते हैं। कचरे के सड़ने से मीथेन गैस पैदा होती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ये कचरा नदियों में भी अवैध रूप से डाला जाता है। एशिया की नदियों में गंदगी का स्तर संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानक से 50 गुना अधिक है। शहरों में बढ़ता कचरा हमारी आधुनिक जीवन शैली का नतीजा है। इसकी एक मिसाल है पतले नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक थैलों का उपयोग, जिनकी मोटाई 20 माइक्रोन से कम है। क्योंकि ये आसानी से फट जाते हैं, इन्हें फेंक दिया जाता है और ये लैंडफिल स्थानों, नालियों और सीवर लाइनों को बंद कर देते हैं। रिसाइकल्ड यानी पुनर्चक्रीकृत जूट, कागज और मोटे प्लास्टिक थैले न सिर्फ प्रदूषण घटाते हैं, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। भारत के कुछ शहरों जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, अहमदाबाद, मुंबई और केरल ने प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर रोक लगा दी है। शहर दुनिया के मात्र 3% भूक्षेत्र पर बसे हैं। इन शहरों में व्यापक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के अभाव से निजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण शहर वायु प्रदूषण के शिकार बन चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर के शहरों में वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 20 लाख लोग मर जाते हैं। वाहनों से निकले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। उद्योग जो विकास के लिए जरूरी हैं, वायुमंडल में कई प्रकार के प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। मानव गतिविधियां जैसे वन कटाई और फॉसिल ईंधनों को जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो गई है। यही ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय ऊष्मन का कारण है। अब इस बात के सबूत मौजूद हैं कि इंसानी गतिविधियां ही जलवायु परिवर्तन की वजह हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान स्तर 380 पार्ट्स पर मिलियन अर्थात पीपीएम है, जो औद्योगिक क्रांति पूर्व काल से लगभग 100 पीपीएम अधिक है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी के अनुसार पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी की जलवायु लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो चुकी है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है और मौसम संबंधी चरम घटनाएं सामान्य हो रही हैं। निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। इस सूरत में हमें अपनी जीवन शैली में सुधार लाना होगा। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका प्रति व्यक्ति 11.4 किलोवाट ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जबकि भारत प्रति व्यक्ति लगभग 0.7 किलोवाट ऊर्जा का उपयोग करता है। 1990 से 1999 के बीच अमेरिका, यूरोप और रूस 70% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे, जबकि एशिया के सभी विकासशील देशों का उत्सर्जन 12% ही था। अनुमान है कि भारत और चीन का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 57,000 करोड़ टन बढ़ जाएगा। 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग
1,31,000 मेगावाट से 9,50,000 मेगावाट हो जाएगी, जो कि लगभग 6 गुना ज्यादा है। विकासशील देशों में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते फॉसिल ईंधनों की अधिक खपत हो रही है। हमारी आधुनिक जीवन शैली अत्यधिक उपभोग और ऊर्जा खपत पर आधारित है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, हम पुराने उपकरणों को फेंककर नए खरीद लेते हैं, चाहे इनकी जरूरत हो या ना हो। कई वस्तुओं को रिसाइकल करने के बजाय हम एक ही इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। खरीदना, फेंकना और फिर खरीदना, यह एक चक्र बन गया है। इसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, पर इस दबाव के और भी कारण हैं, जैसे खनन, वन कटाई और घास वनस्पति की अत्यधिक चराई। भूमि, ताजे पानी और लकड़ी की मांग में बेहिसाब वृद्धि हो रही है। पिछले 25 वर्षों में लकड़ी उपभोग 45% अधिक हो गया है। 1970 से अब तक विश्व के वन घट गए हैं। 1960 से पानी का उपभोग 2 गुना बढ़ चुका है। पृथ्वी पर ताजे पानी की उपलब्धता सीमित है, 3% से भी कम, और यही पेयजल का स्रोत है। पूरी दुनिया में ताजे पानी के अधिकाधिक शोषण से पेयजल के स्रोत जोखिम में पड़ गए हैं। ताजे पानी के प्रदूषित होने के मुख्य कारण हैं जल संसाधनों का अनुपयुक्त प्रबंध, एफ्लुएंस और कृषि भूमि से बहकर आने वाला पानी। ये सतह पर फैलने के अलावा भूमिगत जल में भी मिल जाते हैं। ये गंभीर स्थिति है, क्योंकि लगभग 80% आबादी इसी पानी का इस्तेमाल करती है। हर साल 50 लाख से अधिक व्यक्ति पानी से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। दुनिया की 1/3 आबादी आज जल संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है। ये संख्या 2025 तक 2/3 हो जाने की आशंका है। दुनिया की कृषि भूमि का 40% भाग गंभीर रूप से प्रभावित हो चुका है। कैश क्रॉप यानी नकदी फसलों का बढ़ता उत्पादन और घास वनस्पति की अत्यधिक चराई मिट्टी की घटती उर्वरता के लिए जिम्मेदार हैं। दुनिया की खाद्य उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2050 तक वर्तमान खाद्य मांग 2 गुना बढ़ जाएगी। इन चुनौतियों के चलते जरूरी हो गया है कि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंध करें। सैटेलाइट यानी उपग्रह टेक्नोलॉजी से यह संभव हो गया है कि हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख सकें। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम पृथ्वी के चित्र लेकर उसकी सतह पर हो रहे परिवर्तनों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब पिघलते ग्लेशियर, उपलब्ध जल संसाधन, वन आवरण और भूमि उपयोग में हो रहे परिवर्तनों का निरीक्षण किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस जैसी टेक्नोलॉजियां प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के मामले में कारगर सिद्ध हो सकती हैं। जब सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण पृथ्वी पर पहुंचता है, तो पृथ्वी उसे जज्ब करके दोबारा उत्सर्जित कर देती है। पृथ्वी की सतह से प्राप्त उत्सर्जित वेवलेंथ को रिमोट सेंसिंग उपग्रह नाप लेते हैं। इसके आधार पर एक चित्र निर्मित कर देते हैं। इन चित्रों का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की संरचना, विस्तार और वितरण में आए परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। पृथ्वी की सतह के व्यापक क्षेत्रों की लगभग रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। ये जमीन और समुद्र के सतही आकृतियों पर फोकस करके विस्तृत स्थानीय सूचना उपलब्ध करा सकता है। अलग अलग समय पर लिए गए चित्रों की तुलना से पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग का अर्थ है कि सेंसर वस्तु या स्थान के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता। इसीलिए इसके जरिए खतरनाक या अगम्य क्षेत्रों जैसे ज्वालामुखीय और बाढ़ग्रस्त इलाकों का डाटा एकत्रित करना भी संभव है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस का इस्तेमाल भूमिगत जल संबंधित प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसके द्वारा शहरों में उपलब्ध जल संसाधनों और ग्रामीण इलाकों में ताजे पानी की आपूर्ति का पता लगता है।
ये विशेषज्ञों को वनस्पति, मिट्टी, खनिज की उपस्थिति, चट्टानों के नमूने, पानी के बहाव आदि के बारे में व्यापक डाटा उपलब्ध कराता है। GIS के साथ मिलकर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए किसी भी स्थान की भौतिक आकृतियों की जानकारी देता है। इन कोशिशों के अलावा भारत के कई हिस्सों में सामुदायिक स्तर पर भी प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन कारगर साबित हुए हैं। भारत में वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचय की 2000 साल से भी अधिक पुरानी परंपरा है। राजस्थान, जहां अधिकांश इलाका जलाभाव का शिकार है, वहीं जोधपुर जिले में जल संचय संरचनाओं ने पानी की कमी को काफी हद तक घटा दिया है। घरेलू रिचार्ज कुएं, परकोलेशन कुएं, बेरी और नाडी का इस्तेमाल होता है। बारिश का पानी बेरियों में एकत्रित किया जाता है। इनका आकार सुराही जैसा होता है। ऊपरी रेतीली सतह में एक लंबी सुराही की गर्दन जैसी नलिका होती है और इसके नीचे एक लंबा चौड़ा गड्ढा बनाया जाता है। गर्दन के ऊपर एक गुंबद सा बनाते हैं जिसके छोटे से मुंह से पानी खींच कर निकाला जाता है। नीचे बने गड्ढे का आकार इतना बड़ा है कि पूरा भर जाने पर इसका पानी लगातार 2 साल तक काम आता है। जल संचय सिर्फ जलाभावग्रस्त ग्रामीण इलाकों के लिए ही नहीं बल्कि शहरों के लिए भी जरूरी है। शहरों में कंक्रीट और सड़कों के कारण पानी तेजी से बह जाता है और भूमि के अंदर नहीं पहुंचता, इसलिए भूमिगत पानी का रिचार्ज नहीं हो पाता। इसके लिए वर्षा जल को किसी कैचमेंट क्षेत्र में इकट्ठा करते हैं। यहाँ पाइप के जरिए पानी को बालू, बजरी और चारकोल की परतों से बने फिल्टरिंग सिस्टम में डाल देते हैं। वर्षा जल में मिले प्रदूषक अलग हो जाते हैं और साफ पानी जमीन के अंदर पहुंच जाता है। ये पानी स्टोरेज टंकी में एकत्रित किया जा सकता है या किसी रिचार्ज प्रणाली में पहुंचाया जा सकता है ताकि भूमिगत पानी रिचार्ज हो सके। जलाभावग्रस्त इलाकों में पानी की आपूर्ति का मतलब है बेहतर खाद्य सुरक्षा। गुजरात के कुछ सूखे इलाकों में चेक डैम और जल ग्रहण प्रणालियों के निर्माण से कृषि गतिविधियां संभव हो गई हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की आजीविका उनके पशुओं की सेहत पर निर्भर करती है, चारे की आपूर्ति महत्वपूर्ण है। फॉडर बैंक द्वारा पशुओं के लिए चारा शुष्क मौसम में भी उपलब्ध होने लगा है। अगर हमें संसाधनों को बचाना है तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि धरती इंसान की जरूरत को पूरा कर सकती है, उसके लालच को नहीं। कोयले और तेल जैसे हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हमेशा कायम नहीं रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1950 से फॉसिल ईंधनों का इस्तेमाल 5 गुना बढ़ चुका है। सन 1900 से हर 20 साल में नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय फॉसिल ईंधनों का उपभोग लगभग 2 गुना बढ़ता आ रहा है। अगर उपभोग का यही स्तर रहा तो फॉसिल ईंधनों का भंडार अगले 40 सालों में खत्म हो जाएगा। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और संपोषणीय भविष्य के लिए रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग और विकास बहुत महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली और बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमारे लिए मुमकिन विकल्प हैं। इसके अलावा हमें ऐसी ऊर्जा दक्ष टेक्नोलॉजियां भी विकसित करनी होंगी जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाएं। इस संदर्भ में शहरी इलाकों में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। ऊर्जा दक्ष इमारतों में बड़ी खिड़कियों का प्रयोग किया जाता है। इससे इमारत दिन भर सूर्य की रोशनी से प्रकाशित रहती है। अन्य ऊर्जा जरूरतों के लिए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल होता है। इन इमारतों में ऊर्जा की खपत 25 से 35% कम होती है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घट जाता है। पिछली सदी के अंतिम दशक में 41 अत्यंत प्रदूषित शहरों में से दिल्ली चौथे स्थान पर था।
मोटर परिवहन में तेज बढ़त के परिणाम स्वरूप सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड जैसे प्रदूषकों के स्तर में जबरदस्त वृद्धि हो गई। इसके चलते दिल्ली के एक पर्यावरणीय संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने जोर दिया कि सभी सार्वजनिक वाहनों को डीजल और पेट्रोल के बजाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि CNG एक स्वच्छ ईंधन है, 2001 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सभी सार्वजनिक वाहनों को CNG पर चलने का आदेश दिया। इससे दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। छोटी बड़ी कोशिशों के कारण लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए हैं। जन आंदोलन कई जरूरी मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। सूखे इलाकों में खेतों की सिंचाई एक गंभीर समस्या है, लेकिन महाराष्ट्र ने पानी पंचायत संरचना के द्वारा इसका हल निकाला है। इसके अंतर्गत गांव के लोग जल का वितरण निर्धारित करते हैं। दिल्ली में यमुना को बचाने के लिए यमुना जिए अभियान ठोस कदम उठा रहा है। वन संसाधनों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड की वन पंचायतें भी कई उपयोगी कदम उठा रही हैं। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन दर्शाता है कि रसायनों के बिना फसल उत्पादन कैसे संभव है। नई सड़कों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई होती है। इसे रोकने के लिए भी लोगों ने आवाज उठाई है। दिल्ली रिज संरक्षण अभियान इसी की एक मिसाल है। देश भर में स्कूल वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हैं, जिससे हरियाली बनी रहे। 2 फरवरी 2009 को कई विद्यालयों के बच्चों ने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया। हर वर्ष पक्षियों और जानवरों की लगभग 10 प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन ये प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। अब इंसानी गतिविधियों के कारण इनके प्राकृतिक वास नष्ट हो रहे हैं। फलस्वरूप इनमें विलुप्त होने की दर कई गुना बढ़ रही है। बाघों की घटती आबादी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 20वीं सदी के दौरान बाघों की 90% आबादी विलुप्त हो गई थी और आज लगभग 3500 बाघ ही बचे हैं। प्रजातियों की समाप्ति मानव जाति के लिए खतरनाक साबित होगी, क्योंकि पृथ्वी के सभी जीव जिंदगी के एक ही ताने बाने का हिस्सा हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बाघ जैसे संकटग्रस्त जानवरों की रक्षा के लिए व्यापक अभियान चलाता आ रहा है। भारत का प्रोजेक्ट टाइगर अभियान इस बात की मिसाल है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने से कामयाबी हासिल हो सकती है। इंसान जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वो किसी एक स्थान या देश तक ही सीमित नहीं है। इनका प्रभाव पूरे विश्व पर हावी होगा। घटते वन, प्रदूषित जल संसाधन, बढ़ता ऊर्जा उपभोग, बदलती जलवायु और निरंतर फैलते बढ़ते शहर बेहद गंभीर चुनौतियां हैं। लेकिन एक ओर पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास चल रहे हैं और दूसरी ओर नई टेक्नोलॉजी और नई सोच उभर रही है। इन कोशिशों से स्पष्ट है कि भले ही चुनौतियां कितनी ही कठिन हों, उम्मीद की किरणें कायम हैं। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से सभी को नमस्ते। हरिहर, जो लोग नए जुड़े हैं, ओके। तो आज ये कहानी धरती की जो श्रृंखला है इसी वीडियो के साथ समाप्त होती है। कुल 25 वीडियोस थे, हालांकि यहाँ पर 26वां वीडियो दिखा रहा था ये, मगर ये वीडियो एक्चुअली रिपीटेड वीडियो था। मतलब एक वीडियो था जो रिपीटेड है इसमें, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, उस पर हम आज जनसंवाद को आमंत्रित करेंगे। उससे पहले थोड़ी बातें जो इस वीडियो के दौरान जहां पर मेरा ध्यान गया वो ये था कि 20 माइक्रोन से कम का पॉलीथीन जो है वो उपयोग में नहीं लाना चाहिए, है ना। और आप सभी के लिए प्रश्न है कि अगर इस पॉलीथीन को उपयोग में नहीं लाना है तो हमारे पास हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप में।
जैसे कि मैंने एक उसका व्यक्तिगत सॉल्यूशन निकाला। हमारी मम्मी ने एक बड़ी साड़ी से छोटी-छोटी थैलियाँ सिल दी, और जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो एक हमारे पास पॉकेट वाला थैला है, उसमें हम सब्जियाँ ले लेते हैं, और नहीं तो उसमें नहीं आती तो फिर हम बड़े-बड़े हमने कुछ थैले सिला रखे हैं। मतलब एक बड़ी 5 साढ़े 5 मीटर की साड़ी होती है, जॉर्जेट की साड़ी से उन्होंने वो थैले बना दिए थे, और वो थैले मेरे पास हैं। मुझे लगता है पिछले 10 साल से तो वो चल ही रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो एक उसका उपाय मैंने निकाला है ये। ठीक है, आप क्या उपाय निकालते हैं ये बताइए? दूसरा उपाय हम ये करते हैं कि सारी थैलियों को हम कोशिश करते हैं, जो कई बारी बहुत छोटी-छोटी ये लगा के दुकान लगा के बैठे होते हैं ना, धनिया या पुदीना या मिर्ची देने वाली जो बूढ़ी महिलाएँ अक्सर मुझे मिल जाती हैं मार्केट में, तो हम सारी पॉलीथिन्स को, क्योंकि कहीं न कहीं से तो पॉलीथिन्स आ ही जाती हैं, तो इस क्रम में हम क्या करते हैं कि उनको अच्छे से है ना रिप्रेस करके अच्छे से रखते हैं, और उसके बाद वापस हम उनको दे देते हैं। तो इस तरीके से भी एक रिसाइकल करते हैं। बाकी आप बताइए, कुछ ना कुछ तो हम भी कचरा कर ही रहे हैं, उससे हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। आप बताइएगा आप क्या करते हैं? हो सके तो उसको ग्रुप में लिखिएगा ताकि सभी के ध्यान में जाए। 2009 में जब आंकड़े दिखा रहे थे तो कह रहे थे कि मैंने कैलकुलेशन किया, एवरेज जो इंडियन है वो 0.7 किलोवाट ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जबकि एक एवरेज अमेरिकन जो है 11.4 किलोवाट ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। मैंने इसको कैलकुलेट करके देखा, ये लगभग 16 गुना अधिक ऊर्जा की खपत है। ये हमारे विकसित देश और विकसित लोग हैं सो कॉल्ड। और ये बताइए 2009 के कंपैरिजन में आज हमारे पास अप्लायंसेस ज्यादा है कि कम है ना? छोटे-छोटे जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है कि घटी है? क्योंकि जैसे ही एक हाउस होल्ड क्रिएट होता है, नए बर्तन, नया सारा सामान, सब कुछ चाहिए रहता है ना? ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस बात पे थोड़ा-सा ध्यानाकर्षण कराना चाहती थी, और यस, एक मैं आपको मज़ेदार बात बताती हूँ, जब भी मैं ये वीडियोज़ देखती हूँ या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ, तो उसमें कैलकुलेशन देखती हूँ, जो वैज्ञानिक कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था वो जो सोलार गांधी करके हमने वीडियो छोटू अंकल ने शेयर किया था, यस, एसी इज़ द मोस्ट पावर कंज़म्प, हाँ, ये सही बात है, पर क्या करें यहाँ जनक, जहाँ हम कच्छ में रहते हैं, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम भी यूज़ ही करते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा जी, थोड़ा इस पे और मैं वापस कहाँ पे ध्यान दिला रही थी? यस, तो मैं कह रही थी एक बड़ा सार्कास्टिक मुझे ये बात लगती है कि कैसा कैलकुलेशन साइंस वाले करते हैं। एक कैलकुलेशन आपको सुनाती हूँ, जो जो सोलार गांधी कह रहे थे कि 6 साल तक ही समय है हमारे पास, उसके बाद एक इर्रिवर्सिबल साइकिल में चली जाएगी धरती, जहाँ से हम वापस टेम्परेचर को लेकर वापस सही जगह पर नहीं आ पाएँगे। ठीक? तो उस हिसाब से 6 साल का समय है। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला कि अभी हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है, जिस दर से हम उसकी खपत कर रहे हैं, वो अभी 2050 तक करीब चलेगा। तो आप जरा इसकी कल्पना कीजिए किस तरीके के विरोधाभास कैलकुलेशंस हैं, है ना? जब 2029 तक ही मनुष्य मतलब जितना उत्सर्जन कर लेगा, उत्सर्जन करने के बाद 2029 के बाद तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, वो करेगा सिर्फ सर्वाइवल के मोड में जीना होगा। तो सर्वाइवल के मोड में जीते हुए क्या हम 2050-60 तक उस फ्यूल को इस्तेमाल कर पाने की स्थिति में होंगे? आज भी ऑलरेडी नहीं है ना? एक और कैलकुलेशन आपको बताती हूँ, कहते हैं कि एक लंबे बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बता रहे थे कि इतना न्यूक्लियर पावर, ऐसे न्यूक्लियर बम्स हमने बना लिए हैं कि वो इस धरती को 3 बार खत्म कर सकते हैं, है ना? तो जब ये मुझे जैसे ही मुझे पता चला, मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। मैंने कहा मतलब ये कितना, ये बहुत फ़नी बात है कि कोई व्यक्ति इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक बार धरती को खत्म कर दोगे तो क्या दोबारा बम फोड़ने के लिए बैठे रहोगे? ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके के हास्यास्पद जो अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, वो जोक्स मार देते हैं, ये इस बात को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है? चलिए, तो कृपया जितने भी लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं, कर लीजिए। आइए थोड़ा-सा जनसंवाद किया जाए। बढ़िया, निमिषा दीदी नमस्ते, है ना? ओके, और कैमरा के लिए यस, नवीन भैया आपको भी नमस्ते। नमस्ते बताइए दीदी, थोड़ा-सा नमस्ते आज, सभी को। जी, नमस्ते, नमस्ते। तो आज हमने कहा था विचार करेंगे, ये बताइए समग्रता में ना देखने के फलस्वरूप, है ना? हम सभी चीज़ों को जब समग्रता में नहीं देख पा रहे हैं, पूरा एक है, एक सूत्रता को नहीं देख पा रहे हैं कि हर चीज़ एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, तो क्या गड़बड़ियाँ हो जाती हैं अथवा हो रही हैं? जी।
अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, कहीं से भी इसको शुरू करेंगे। ये स्वेटर, आपने कभी पुराना स्वेटर खोला है? मैं मम्मी के साथ पुराना स्वेटर खोलती थी, एक उसका फंदा खुलता था तो थोड़ी देर तक फिर जाता था, फिर एक टक से वो होता था, फिर दूसरा खुलता था। आपने अगर खोला हो तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा। ऐसे ही संवाद होते हैं, है ना? तो कहीं से भी कोई भी शुरू करे। रश्मि दीदी नमस्ते जी। नमस्ते दीदी जी, नमस्ते सभी को। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है दीदी, और मुझे भी बहुत मतलब कनेक्ट हुई आज जी आपकी बातें। जब आपने बताया कि आपकी मम्मी साड़ी से बनाती है, तो ऐसा ही कुछ मेरी मम्मी भी से भी मैंने बचपन से सीखा है। वो हम्म पुराने पैंट और शर्ट, हम्म उनसे हमने थैले बनाए थे। हम्म मतलब मेरी शादी को 25 साल हो गए, तो लगभग 20 से 25 साल हो गए, मेरे पास वो थैले अभी भी है। और मैं उनमें सब्जियां लाती हूँ, तो पैंट का कपड़ा इतना मजबूत होता है कि मतलब फटता ही नहीं है, पर हम बोर हो जाए पर फटता नहीं है। यस। और तो दीदी ये ये जो, बहुत हाँ, मैंने जो आपको जॉर्जेट वाली थैलियां बताई, ये छोटी छोटी थैलियां जितनी बड़ी पॉलीथिन्स होती है ना, तो जैसे मुझे मान लीजिए 250 ग्राम परवल चाहिए, तो वो उतने ही थैली में आ जाता है, आप उसको डायरेक्ट फ्रिज में रख सकते हैं। ये मेरी मम्मी ने बिल्कुल स्पेसिफिक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया देखो दीदी, दीदी, ये मुझे बहुत बनाया अच्छा हुआ है। लगा दीदी ये सुन यस। के। ये भी मेरी मम्मी ने बनाया हुआ है, बरसों पुराना एग्जैक्टली। है, 20 इयर्स। अभी मैं सब्जी ही कट कर रही थी, तो हम लोग भी ऐसे ही रखते हैं, बरसों पुराने हैं। मतलब ये इसको 10 साल हुए होंगे, इतने वॉश होते हैं फिर भी खराब नहीं होते हैं। यस। और बहुत बढ़िया रहता है, और कॉटन रहता है। उन्होंने कॉटन से बनाई है, तो क्या अच्छी बात है कि हम लोग को, हम ले भी जाते हैं, सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट धोना नहीं है तो रख सकते हैं, फिर निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगेन। तो क्या है, बाहर से जो हम लोग जाली वाले पॉलीथीन या वो लाते हैं नायलॉन के बैग्स, वो तो मैंने, कई लोग बहुत सारा सजा के रखते हैं ना फ्रीज को, इस तरह से हमें करना नहीं पड़ता है कि वो लाओ और उसको रखो। और कॉटन में रहता है ना, तो काफी हेल्दी फील होता है उससे, है ना। एग्जैक्टली। और कॉटन में यदि होता है या किसी कपड़े के उसमें होता है, तो वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, कर लेता है जिसके तो कारण से। बिगड़ता नहीं है। हाँ, बिगड़ता नहीं यस है। यस यस यस। बहुत बढ़िया रहता है। मतलब ये तो बरसों से हमारे मम्मियों ने ये सब किया ही है, तो वो अच्छी सिस्टम कोई अडेप्ट क्यों नहीं करता है, वो भी एक प्रश्न रहता है करेंगे कि। करेंगे दीदी। हम लोग ये जो अच्छी बातें होती है ना, इनको बहुत इनके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। जो नहीं अच्छा नहीं, होता है वो हेल्थ रह का पता जाता है। है, जी जैसे दीदी, मेरी बहुत भाभी है, सही बोल रहे हैं आप। मेरी भाभी है, वो, उनको वो अच्छा दिखना, रूप वाला पोर्शन इतना पसंद था कि इसको वो इग्नोर करती थी कि नहीं नहीं, ये तो देसी लगता है, ऐसा है। उनको उसका फंडा नहीं पता था कि इससे एग्जैक्टली। कितनी सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और मम्मी लोग तो काफी हमेशा पहले से इस तरह से उन्होंने किया है कि बहुत अच्छे से वो लोग काफी चीजों को कनेक्ट करके, हेल्थ के बारे में तो काफी वो सचेत थी। अभी की मदर्स को इतना क्योंकि किया नहीं है, तो किया ये नहीं। सब चीजें भी, रूप एग्जैक्टली। वाला पोर्शन जो हावी हो जाता है ना, वो बहुत दिक्कतें हाँ। लाता है। अब ये यहाँ पर। बाहर जितना भी मॉडर्नाइजेशन दिख रहा है, सभी जगह रूप वाले के देख के कुछ परचेज कर लेने का, देख के इस मॉल्स में जाते हैं, तो ये भी होता है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगी कि कम से कम ऑनलाइन ऑर्डर किया जाए, क्योंकि उसमें जो रैपिंग होता है, मैं तो जब भी मेरे घर में आता है तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है कि इसको कैसे निकाल करूंगी, इसको कहाँ लोग ले जाएंगे, क्योंकि हम्म, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी इतने अच्छे से निकाल नहीं करते हैं। जी तो जी। मैं तो इतना बड़ा बैग रखी हूँ कि उसको अभी उसमें डिपॉजिट करके कुछ करूंगी, ऐसा सोच के। एक रूम है मेरे पास, जगह है तो कर सकते हैं, ना हो तो फिर हमें डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, और उसका कहाँ यूज होगा, रीयूज होगा, पता नहीं है। तो कम से कम वो भी किया जाए, कम से कम पार्सल्स मंगवाए जाए, वो भी एक चीज देखने की है। लेकिन उसमें भी फिर और कनेक्शन होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कहीं पे जाते हैं और ले जाते हैं, तो वो आता है तो कोई बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है तो फ्यूल कम यूज होगा। तो काफी चीजें ऐसे बैठती है कि समग्रता में उसको कैसे सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, वो भी दर्शन से स्पष्ट तो होता है, लेकिन अभी की व्यवस्थाओं में स्पष्टता नहीं है, तो वो एक पीड़ा बनी रहती है। ठीक बात है। तो हम लोग इस आने वाले शुक्रवार को मिलेंगे डॉक्टर संकेत ठाकुर जी से, हमारे विशेष सत्र में, जो खुशियों के एम्बेसडर नाम का जो वीडियोस जो बना रहे हैं ना, उनसे मुलाकात होगी। और उसके अगले शुक्रवार को मुलाकात होगी हमारी प्रणव जोशी, 25 साल के युवा हैं दर्शन से जुड़े, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी कंपनी खोली जहां पर वो मशीन्स प्रोवाइड कराते हैं कि प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल किया जाए।
कल मेरी उनसे बात हुई तो वो बोले कि क्या है ना दीदी, ये कोई समाधान तो नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वी आर जस्ट बाइंग द टाइम, है ना, कि हम कैसे थोड़ा सा डिले कर दें जो समस्याएं आने वाली हैं उनको, दैट्स इट। तो एक बार और जानेंगे कि हम बहुत क्या बढ़िया। चीजें कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, इतनी सारी समस्याएं आई। जनक ने एक और समस्या बोली कि मॉडर्न मदर्स डोंट नो स्टिचिंग, है ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इस भाई ऐसा है, इसमें वैचारिक रूप से जब हम समाधानित नहीं होते, मतलब हम जैसे रूप को हमने दे दिया या पैसे को प्रधानता दे दी, तो हमारी जैसी उम्र की जो मदर्स है ना, इनको ही बताया गया था कि बेटा सिलाई कढ़ाई, है ना, खाना बनाना, घर सफाई, ये सब तो बेटा कोई भी कर लेगा, आप है ना पढ़ाई में मन लगाओ, आप तो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। और इस हमने सीख लिया साथ साथ, क्योंकि दबाव पूर्वक भी सीख लिया, बहुत सारी चीजें सीख ली। और महिलाओं के बारे में ही क्यों, पुरुषों को तो कभी भी नहीं सिखाया गया, ठीक है। आप इसकी कल्पना कीजिए ना, सिर्फ महिलाओं को नहीं सिखाया गया, ये कोई समस्या थोड़ी है, पुरुष भी तो सीख ही सकते हैं, तो उनको भी नहीं सिखाया गया, किसी ना किसी भ्रमित मान्यतावश, है ना। ये सारे स्किल्स हैं जो सभी को सीखने चाहिए। निमिषा दीदी, यस। ये एक मैंने तरीका देखा दीदी, घरों में पेरेंट्स का। मेरी मम्मी हमेशा क्या बोलती थी कि आपको समाज में रहना है। बावजूद मेरे घर टीवी बहुत पहले आ गया था, मेरे घर बहुत सारी चीजें ऐसी थी। मेरे मम्मी काम वाले भी रखते थे, सर्वेंट्स थे, लेकिन मम्मी इतना कंट्रीब्यूट करती थी और इतना पीछे रहती थी कि वस्तुओं का बिगाड़ कोई भी रीजन से होगा। और करेक्ट। जब मैं टीवी देखने, सैटरडे संडे ही टीवी आता था और पूरे दिन तो वो दूरदर्शन आता नहीं था, संडे को भी बहुत कम, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। तो भी हमें उत्सुकता तो रहती थी, तो मम्मी संडे को पापा हमको दिखाने बैठा रहते थे तो जोर से बूम लगाती, ऊपर था टीवी तो, कि बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म तो उन्हीं को सफाई करना है, इसलिए कि वो और घर जाएगी, वहां संबंध संभालना है, तो पहले ये स्किल नहीं होगी तो उनकी सास उनको डांटेगी। इस तरह से भी बिल्कुल, उन्होंने हमें ट्रेन किया। और सभी को धीरे किया धीरे, गया है दीदी, और लेकिन अभी की इसमें इसमें स्थितियों में क्या समस्या है, सोचिए क्या है, इसमें क्या समस्या है। समस्या है, लेकिन हाँ। जितना भी किया उससे हमारी तो एक प्रकार की मानसिकता तैयार हो गई। दूसरा क्या हुआ कि जैसे स्टिचिंग भैया ने बोला, स्टिचिंग हमें पसंद था या नहीं था, उस टाइम भी ऐसा था कि चलो बटन लगाना है, बटन टूट गया है तो बटन लगाना है, तो थोड़ा कंटाला आता था, फिर भी मम्मी ही लेके बैठती, बोले कि सीखो ये, इसलिए कि आगे जाके आपको ये करना है, तो इसके लिए आप तैयार नहीं होगी। थोड़ा जो आलसीपना जो था ना, वो धीरे धीरे चला गया हमें। इनिशियली माँ को बिल्कुल। बोलना पड़ा। अब क्या हुआ है कि पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स का एक दूसरे के साथ इतना अच्छा जुड़ाव ऐसे नहीं है कि बच्चा तैयार हो। तो क्या है, मदर बोलती है तो फादर कुछ इसमें टांग लगड़ा देते हैं, और करने दो, रहने दो, बोल बोल करती हो, ऐसा करते हैं। या फादर तैयार होता है तो मदर ऐसे करती है कि और बच्चों को देखो, उनके यहाँ तो ये चीजें हैं, नौकर चाकर है तो आपके यहाँ नहीं है। ऐसा सब कर करके बच्चों को बिगाड़ने का काम हर एक घरों में हो रहा है, खाना पीना से लेके स्किल वाला काम भी। ठीक बात सिर्फ ये, है और जी। सो कॉल्ड अपने को नमस्ते बोलना है, सब थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है, लेकिन वो आगे जाके बच्चा वो भी भूल जाता है। तो बहुत बिल्कुल। सारी समस्याएं हमने ही, मतलब इस पीढ़ी ने ही तैयार कर दी है, जो पिछली पीढ़ी में कम थी। हाँ दीदी, विचार कम थी, इसका क्या प्रमाण होगा। वही, मतलब कम इन द सेंस कि हम लोग इतने अभी एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, बोल देते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, अभी मतलब काफी समस्याएं जुड़ी हुई है। आप जो बोल रही है वो भी सही है कि कम इन द सेंस कि वो भी संपूर्णता की समझ तो नहीं ही थी, हमें पता है, लेकिन जो था उससे चलाना, एक मानसिकता इस लेवल का तैयार, अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित करना, अपने को थोड़ा संयमी रखना, ये बहुत सारा जो परंपरा में हमें मिला है, वो शायद अभी के जो 50 साल के, 40 साल के लोग हैं वहां तक सीमित है, अभी के 15-20 साल के लोग हैं उसमें नहीं है। और उनका आवेश भी देख सकते हैं, जैसे उनकी शादी होती है ना, बच्चा होता है, तब जो घर में भाइयों के साथ आया इतनी बढ़ गई है, ये सब पूरा जो कि पैसों से सब कुछ हो सकता है, ऐसी मानसिकता तैयार हो गई है कि झगड़ा मत करो, पैसों से ये सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है कि पैसे के सिवाय बच्चे के लिए माँ की जरूरत कितनी है, आया नहीं चाहिए।
ठीक बात है ये दीदी, है ना? मतलब मानसिकताओं का तैयारी हम में भी पहले भी कम हुआ है, तभी तो हम पीड़ित हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा लगा कि इतना सारा तैयारी के बाद भी पूरा समाज जब तैयार नहीं होता है, पूरे परिवार जब तैयार नहीं होते, हर एक परिवारों में कॉन्फ्लिक्ट है कि हमारे यहाँ तो ऐसा है, तुम्हारे वहां तो वैसा है। इस तरह की मानसिकताओं के कारण भी शोषित हुए हैं और शोषित किए भी है हम, है ना? ओके, तो बिल्कुल ये बिल्कुल, तभी मुझे तो लगता हम है यहाँ पहुंचे। हाँ, यहाँ पहुंचते हैं, ये सभी के लिए जरा रिफ्लेक्शन का मुद्दा है। निमिषा दी ने जो सत्य है ना उसको सबके सामने उघाड़ के रख दिया है। नवीन भैया कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुनते हैं, फिर मैं इस पे थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगी इस बात को। नवीन भैया। जी नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। तो आपने जो जन संवाद के लिए मुद्दा उठाया कि भाई समग्रता में जब नहीं देख पाते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं, यहाँ से शुरू किया है। यस। तो उसमें फिर समस्याओं की चर्चा शुरू हुई। हम्म। तो मेरा ध्यान तो दीदी इस बात पे जाता है, जैसा बाबा जी कहते हैं ना, और मैं उसको जांच परख कर रहा हूँ तभी से, जब से ये प्रस्ताव मुझे मिला है कि मानव का अध्ययन ना होना, ये सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखाई देती है। वेरी गुड, यस। जब हम अपना अध्ययन नहीं कर पाते हैं, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, इसको नहीं देख पाते हैं, तो अपनी कुछ चाहत है जिसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन शरीर मान लेते हैं तो प्रोग्राम उसके लिए बन जाता है और वो पूरा पड़ता नहीं है। तो जितनी भी बात है, माँ बाप यही चाहते हैं बच्चा सुखी रहे। अब सुख जिस चीज में मान लिया, जब शरीर मान के जीते हैं तो सुविधा से सुखी होने का कार्यक्रम बनता है, उसके लिए फिर पैसा चाहिए। तो घूम घूम के हम फिर यहीं आ जाते हैं। सही बात है। तो मुझे तो यही दिखाई देता है और बार बार इस पे ध्यान जाता है कि शिक्षा विधि से मानव का अध्ययन हो पाए। और क्योंकि ये प्रस्ताव है ही और इसको देख भी रहे हैं कि मानव का जो आचरण है वो शिक्षा संस्कार अनुसंगी है, तो बहुत बढ़िया भैया, मानव बहुत का बढ़िया। अध्ययन हो पाए। हम अपनी दोनों तरह की जरूरत को, जीवन की जरूरत भाव है, शरीर की जरूरत फिजिकल फैसिलिटी है, और दोनों अलग अलग पूरी होंगी, इतना जितना स्पष्टता से हम देख पाएंगे तो हमारे कार्यक्रम भी ठीक बन पाएंगे फिर। अच्छा भैया, नवीन भैया ने जो बात रखी, मुझे लगता है सभी लोगों को ये बात पहुंच गई होगी। अब यहाँ पर काउंटर क्वेश्चन आप सभी के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का मुद्दा है। देखिए, आदर्शवाद में तो मानव को शरीर और आत्मा के रूप में अलग अलग पहचान लिया गया, पहचाना गया ना, बताया ना आदर्शवाद में हमको। सिर्फ सभी लोग सोचिए, मैं नोइंगली ड्राइव कर रही हूँ इस कन्वर्सेशन को। आप विचार करेंगे तो आपको और स्पष्टता आएगी। आदर्शवाद में शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा बता दिया है ना। कहा भी कि भाई जिस प्रकार कपड़े को छोड़ते है ना, मतलब शरीर से हम कपड़े को उतारते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी कपड़े उतारती है शरीर के रूप में, उसके बाद दूसरा शरीर लेती है। ये भी बताया गया कि वापस इस धरती पर आना है। नवीन भैया, मैं समझ रही हूँ आपके उत्तर हम सभी के पास है। मैं कन्वर्सेशन को ड्राइव कर रही हूँ, इसलिए किसी और को भी चांस देंगे। बताइए गड़बड़ कहाँ हो गई वहां पर? नहीं, मैं तो अपना रिफ्लेक्शन दे रहा था दीदी इस बात पे कि भाई ये सुनते तो हम भी रहे बचपन से, लेकिन एक झंझट जो पल्ले नहीं पड़ा मेरे, है ना। मैं अपना रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ जो मुझे फील हुआ कि बचपन से ये तो सुनते रहे कि भाई आत्मा है, वो अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती है, लेकिन व्यक्ति मर जाता है। यानी मैं मर जाऊंगा, मेरी आत्मा अजर अमर है, ये झंझट हो गया। मैं मर जाऊंगा, मेरी आत्मा अजर अमर है, जो सेंस मेरे पास पहुंचा दीदी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। भाई मैं अब पता लगा मैं नहीं मरता हूँ, आत्मा मेरा ही पार्ट है। अच्छा, आपको ये लगता था कि आप आत्मा नहीं है, ऐसा पहुंचा था क्या आपके पास? हाँ, ऐसा ही पहुंचा। अच्छा, आपको लगता था मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं ऐसा पहुंचा नहीं, ऐसा नहीं पहुंचा मेरे पास। जी ये भी भारी बात हो गई। अच्छा, हमें ये पहुंच गया था कि हम ही आत्मा है। अच्छा, नहीं, मेरे पास ये नहीं पहुंचा। चलिए, आदर्शवाद यूजुअली इसी कंक्लूजन को ड्राइव करता है कि आप आत्मा हैं और ये आपका शरीर है ना। आप शरीर है और आपकी आत्मा है, तो फिर और ये तो और नेक्स्ट लेवल कंफ्यूजन हो गया। मैं और लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ कि बताइए, आदर्शवाद में आत्मा और शरीर को अलग अलग देखा, उसके बावजूद कहाँ गड़बड़ हो गई?
हाँ, कोई भी और, निमिषा दीदी और नवीन भैया के अलावा। कहाँ गड़बड़ हो गई कृष्ण भैया, कहाँ गड़बड़ हो गई? दीदी उसमें ये तो कंटेंट तो रखा गया, लेकिन एक के बारे में जो पूरी समझ बननी चाहिए वो नहीं बन पाने से कहीं न कहीं शरीर को इग्नोर करने की बात आ गई। वेरी गुड, यस, है ना? शरीर को इग्नोर करना थोड़ा और खुल के बताइए, सभी लोगों के ध्यान में जाए। हाँ, जी। तो शरीर को इग्नोर करने का मतलब हो गया कि जब सुविधाएं भी जो हैं उसको भी हम मिनिमम पे लेके आ जाएं, और संवेदनाएं भी हैं वो भी नेगेटिव है, जबकि संवेदनाएं अगर समाधान से संवेदनाएं यानी कि संज्ञानशीलता से, मैं थोड़ा नया वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन हम उसको समझ कह सकते हैं, तो संवेदनाएं अगर समझ से गाइडेड होती हैं तो संवेदनाएं भी हमारे हित में ही हैं। लेकिन वहां संवेदनाओं को क्रिटिसाइज किया गया है, और जो बहुत ही नेचुरल सी जो चीजें हैं आपकी, जो सुख सुविधाओं का जो है उसको भी कंडेम कर दिया गया, तो आदमी अपराध में चला गया, उनको यूज करते हुए भी अपराध में चला गया, और दूसरा उनसे छूट भी नहीं पाया क्योंकि उसको सही समझ नहीं पाया। वेरी और गुड, यहाँ वेरी गुड। और यहाँ मध्यस्थ दर्शन में इसको क्लियरिटी से रख दिया है, और जो भैया ने बोला, नवीन भैया ने, कि हम जो जिसको आत्मा बोले, सेल्फ बोले, जीवन बोले, उसकी जो नीड है या उसका जो एक्टिविटी है या जो उसका जो फुलफिलमेंट होगा वो पूरा अलग है, और शरीर का भी जो है नीड और फुलफिलमेंट और वो बिल्कुल अलग है। पर उसमें हुआ क्या, कंफ्यूजन होने से फिर वो चीजें भौतिकवाद में जाके और उल्टा हो गई, क्योंकि वहां बहुत सारा अध्यात्म में या आदर्शवाद में दमन हो गया था। तो जैसे ही भौतिकवाद की पॉसिबिलिटी आई, वो क्योंकि शरीर मान रखा है, एक तरफ तो शरीर मान रखा है और अध्यात्मवाद भी शरीर को मानता है, तभी वो कम करते जा रहा है, जबकि शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं, डेफिनेट है, उसको बिल्कुल निश्चित किया जा सकता है समझ के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। देखिए, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद में कहा गया है, जो कर्ता है ना, कर्ता पक्ष क्या है? विचार आपका कर्ता पक्ष है। यदि आप विचार से सहमत होते हैं तो अनुमोदन करना सीखिए, लाइक बटन को प्रेस किया कीजिए, ठीक है, कि हाँ, आप यहाँ पर इस सभा में बैठे हुए हैं तो हम इस बात का अनुमोदन करते हैं कि भैया ने जो कहा वो ठीक है। यदि आपको ठीक ना लगे तो डिसलाइक का भी बटन, इसका मतलब आप डिफर करते हैं, जो ये कह रहे हैं वो बात आपको पल्ले नहीं पड़ी, है ना, आपको नहीं समझ में आई। इसमें देखिए, नहीं समझ में आई, इसके लिए भी एक आइकन है ऐसे करके, जो बैठा सोचने वाला है ना, दिस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। कम से कम वीडियो ऑन रखे तो अपने मुंह से भी पता, मतलब फेस से भी पता चल जाएगा कि ये भी कीजिए। हमारे जो अभी ओरेटर है वो बोल रहे हैं, सभापति बोल रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए तो करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ समर्थन, कि हाँ, हम आपका समर्थन करते ही है। यस यस यस। और दूसरा, जैसे भैया ने बताया ना दीदी, तो मैं भी इस विधि से बहुत गुजरी हूँ। मेरा काफी अध्यात्मवाद, आदर्शवाद में जीना हुआ। हम लोग तो, जो गुजरात का धरोहर माना जाता है, सिद्धपुर गांव है, सिद्धपुर को काशी माना जाता है, दूसरा काशी। अच्छा। और वहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण का फैमिली, हम लोग तो कर्मकांडी नहीं थे, लेकिन हमारे घरों में उसका प्रभाव तो था बहुत। और काफी पूजा विधियों में मैं, और संस्कृत अच्छी आती थी जी। बहुत होम हवन होते तो वातावरण बहुत अच्छा लगता था, जब वो उद्घोष सब करते थे, ये सब ये होता था। तो मैंने तो काफी, मुझे आदत थी कि डेप्थ में जाया जाए कहीं पे भी। तो हम 3 भाई बहन, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे पे ये चीजों का रहा। अब बिल्कुल छूट गए तो लोग ऐसे भी देखते हैं कि कैसे निमिषा कैसी हो गई है। तो लेकिन एक प्रभाव है समाज में अभी भी, कि नहीं, वो बोलेगी तो कुछ होगा उसमें। तो एक बात ये हुई है उसमें कि मेरा शरीर वाला, संवेदना वाला पोर्शन तो काफी संयत रहा। वो चीज अभी भी मुझे बहुत काम आती है, लेकिन मैंने इतना दमन किया उस समय। मैं जितने भी वैकेशंस होते थे उस दौरान कोई ना कोई पारायण करना, फिर उसमें हविष्या नहीं खाना है, नीचे लेटना है, जो नियम थे उसको फॉलो करती थी। उसके साथ साथ, जैसे मीनार के दौरान मेरा हुआ स्टार्ट, उस दौरान मेरे फादर की डेथ हो गई, तो मानसिकता का भी प्रभाव पड़ा। तो उसके कारण मेरा HB लगभग बिफोर 2013 तक इसका कोई मेडिसिन अवेलेबल मेरे लिए नहीं था जो अनुकूल आए। तो तब तक मेरा HB कितना रखा होगा पता है? 6.5। और उसमें मैं, आपको नहीं पता है, कि आपको नहीं पता होगा कि मैं कभी बात की होगी कि अप टू 2006 पर डे में खड़े रह के, फ्रॉम 89 to 2006 मैं खड़े रह के
एवरेज 70 to 100 पेशेंट मैनेज करती थी। देखो जीवन का शक्ति भी कैसे काम करता है कि शरीर का मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे इतनी तकलीफ है। थोड़े से पैर दर्द हो रहे थे, बाकी मैं पूरा कितने सालों तक घर भी संभाला, ये भी किया, कुछ मतलब फेस से भी इतना नहीं रिफ्लेक्ट होता था कि इतना एचबी लो होगा इसका, इतना मैं अच्छे से काम की। लेकिन जैसे दर्शन मिला और ड्यूरिंग दैट भी काफी ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, क्योंकि शरीर का तो नीड है, रूप को देखते थे, सुविधाओं को देखते थे, तो उसको भोगने का मन तो होता ही है, कम होता है संयत थे तो। लेकिन ऐसा था कि हमारे पास ये चीज होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये भी मतलब वो अंदर जो दर्शन हमें बोलता है कि मुख्य विचार कर्म है, वो अंदर चलता ही रहता है, तो अंदर तो विरोधाभास ही रहता है। ये सब चीजें हर एक में होती है। जैसे ही ये हुआ तो पता चलता है, जैसे दर्शन मिला तो हेल्थ इतनी, अभी तो मतलब उसके पहले भी हमने अपने लिए कुछ किया, तो 2013 के बाद मेरा हेल्थ काफी सुधर गया। लेकिन जब तक स्पष्टताएं नहीं होती है, परंपरा से हमें जो दिया जाता है और जो अनुसरण हम कर लेते हैं और उसका एक अभ्यास बन जाता है, तो क्या क्या चीजें होने लगती है। तो मान्यताओं पे के आधार पर जब काम करने लगते हैं, तो शरीर का भी दमन, ये अध्यात्मवाद का एक बड़ा सा ड्रॉबैक हमें दिखा। और कई लोगों को मेरे ही समाज में इसी मान्यताओं से चलते देखा, लेकिन उन्होंने संयत नहीं किया होगा, जो भी उनके संस्कार रहे होंगे, तो वो भी मतलब उनके आचरण में और मान्यताओं में काफी डिफरेंस फील भी होता था, तो उनका विरोध होता था। और हम लोग, मैं जैसे थी तो मेरी मान्यताएं और आचरण सही एक ही दिशा में थे, तो लोग हमारा स्वीकृति करते थे। ये सब हमें देखने को मिलता है। तो ये मैंने इसलिए बोला कि ये पूरी बात अध्यात्मवाद और आदर्शवाद से कितना सारा पीड़ा बना रहता है, और इसी के कारण दर्शन, मतलब मेरी खोज चालू रही है, तो फाइनली दर्शन मिल गया। ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। जोरदार जोरदार है ना। संध्या, एक इसमें मैं कमेंट कर देती हूँ, उसके बाद संध्या दीदी से सुनते हैं। देखिए, जो कृष्ण भैया ने पॉइंट ड्राइव होम किया, और आपने भी उसका उदाहरण देते हुए कि आप खुद उससे गुजरे हो, ये बात समझ में आती है कि आदर्शवाद में शरीर को पूरी तरीके से नकार दिया गया। मैं आत्मा हूं, तो ये शरीर जो है ये हमारे काम का नहीं है, या ये हमारे रास्ते की बाधा है। दूसरे का शरीर है ना, वो तो और भी बड़ी बाधा है। समझ रहे हैं ना, दूसरे का शरीर जिसको हम संयम वगैरह के नाम से जानते हैं, तो मेरा शरीर भी बाधा है, दूसरे का शरीर भी बाधा है। स्वीकार ही नहीं कर पाई इस बात को, है ना। और इससे क्या हो गया कि उदासीनता आ गई, तटस्थता आ गई परिवार के प्रति, समाज के प्रति, और अपने शरीर के प्रति भी हम बिल्कुल ही उससे दूरी एक बन जाती है। इस बात से मैं स्वयं भी गुजरी हूं, जैसे आपने बताया। तो संवेदनाएं ऐसा लगता है संयत हो जाती हैं। संयत होने में तृप्त नहीं हो, तृप्ति तो होती नहीं है, हीमोग्लोबिन 6 पे पहुंच गया, ठीक है। ऐसी सब सिचुएशन से हम सब जूझे ही हुए होंगे कभी ना कभी, है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें संतुलन चाहिए, हमें नियंत्रण चाहिए, संतुलन चाहिए, हमें शरीर में स्वास्थ्य चाहिए, है ना। उसकी जगह कुछ और होने लगा, तो शरीर को गलत मान लिया, तो शरीर के विषयों को भी गलत मान लिया। तो आहार को कहते हैं भाई भूख लग रही है, लेकिन अब भूख संयत करने लग गए, है ना। निद्रा को भी, मतलब सुबह से लेके पता चला 25 घंटे की हमारी कोई साधना चल रही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सबको गलत मान लिया, और इस कारण से अंतर विरोध से भर जाते हैं, है ना। तो अंतर विरोध से एक भर जाने वाली स्थिति बन जाती है। और बाकी तो हम जो सारी संतानें हैं, चारवाक दर्शन जिसको हिंदुस्तान ने कंप्लीटली नकार दिया। चारवाक जी कहते हैं यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना। तो ऋण करके भी घी पीजिए। तो क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है, मैं हमेशा कहती हूँ ये सब चारवाक की संतानें हैं जिन्होंने ये क्रेडिट कार्ड का सिस्टम चलाया है। तो अभी हम ये स्थिति में, ये भौतिकवाद है, अति भौतिकवाद है ना। अभी ये जो शरीर है, इसको ही परम सत्य मान लिया। संध्या दीदी को सुनते हैं, है ना। 8:35 हो गया है, जन समाज में पता नहीं चलता कहाँ कितनी देर हो गई। जी संध्या दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते, स्वागत है जी। दीदी, यहाँ पर जो रहस्यवाद ने बताया, वहां पर सिर्फ अकेले की यात्रा थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात लगती है समग्रता में, मतलब परिवार को साथ लेकर चलना है। और तब तक आप जो है ना समझदारी अपने में की और परिवार के साथ ईमानदारी नहीं कही, तो कहीं ना कहीं वहां सब कुछ ईमानदारी छूट ही रह जाती थी। तो यहाँ पर आकर ये ईमानदारी का जो कॉन्सेप्ट बना कि ये परिवार के साथ ईमानदारी के साथ जीना है, हर चीज को, हर मूल्य को, संबंध को जीना है, तो तभी हमें खुशी और असली जो है सस्टेनेबल तभी मिल सकती है।
तो ये चीज फील पहले कहीं ना कहीं गिल्ट तो रहती थी कि मैं अलग जा रहा हूँ और मेरा परिवार कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और जबरदस्त। काम करने पर मुझे इस चीज की खुशी भी अलग मिल रही है। कितना बढ़िया बात उन्होंने बोली है ना। उम्मीद करते हैं आप तक इनकी बात पहुंची होगी। संध्या दीदी की बात को मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ 5 मिनट में। इन्होंने कहा, देखिए समझदारी को बाबा जी, अगर आप नोट्स यदि ले रहे हैं और आप शुरू से पढ़ रहे हैं, पहली बार अध्ययन करें तो नोट्स जरूर लीजिए। समझदारी का मतलब है ज्ञान, विवेक और विज्ञान। ज्ञान, विवेक और विज्ञान, ठीक है, इसको कह रहे हैं समझदारी। समझदारी स्वयं में समाधान के रूप में आपको पता चलती है, उसका सुख होता है, समाधान बराबर सुख, ठीक, ये स्वयं में होती है। इसकी अच्छा, हम जितना जितना क्लैरिटी आती है, जैसे संध्या दीदी कह रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, दर्शन मिल गया तो तृप्ति होती। यही क्या है, जब हम किसी भी चीज को समग्रता में देख पाते हैं, एक सूत्रता में देख पाते हैं, किसी अनुक्रम में देख पाते हैं, वैचारिक समाधान का सुख होता है, ठीक है, समाधान बराबर सुख। इसके बाद जैसा जान गए, जैसा समझ गए, वैसा मान गए। जानना प्लस मानना बराबर ईमानदारी, ठीक है, समाधान प्लस समृद्धि। तो जानना प्लस मानना, इसके अर्थ में क्या होता है, न्याय होता है। कल मैं न्याय को खोलूंगी, आज सोचा तो था आज मैं न्याय पढ़ाऊंगी, पर मैं पढ़ा नहीं पाई, ठीक है, जब आएगा तब आएगा। तो समझदारी आ गई, जानना हो गया, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता हो गई, स्पष्ट चित्रण हो गया, व्यवस्था वास्तव में क्या है, कैसी है, क्यों है, ठीक, प्रयोजनों की समझ आने के फलस्वरूप क्या हुआ, आगे हम ईमानदारी किसको कह रहे हैं, न्याय प्रदायी क्षमता आ गई, सही देखने के फलस्वरूप सही करना हमारे भीतर से घट गया, इसको हम व्यवहार कहते हैं, ठीक है। तो आचरण के बाद आ गया व्यवहार। तो ये क्या है, परिवार में न्याय के रूप में, और परिवार में न्याय मतलब समाधान के साथ अब क्या हो गया, समृद्धि। परिवार में जब आप व्यक्ति व्यक्ति के बीच में न्याय कर पा रहे हैं, है ना, तो न्याय क्या है, कल हम देखेंगे, मनुष्य को नियंत्रण करने की पृष्ठभूमि। तो थोड़ा सा कह देती हूँ, न्याय अर्थात जो विश्वास है, सम्मान है, कृतज्ञता है, ये जितने मूल्य हैं, यही सब क्या है, न्याय है। जब हम समझते हैं कि वास्तव में मनुष्य कहाँ नियंत्रित है, तो मनुष्य विश्वास में नियंत्रित है, मनुष्य सम्मान में नियंत्रित है, मनुष्य कृतज्ञता में नियंत्रित है, होता है ना। जैसे ही हमारे प्रति कोई कृतज्ञ हो जाता है, हम कहते हैं अरे बाप रे, है ना, हमने तो, हाँ यही भक्ति है ना, भय से मुक्ति बराबर भक्ति, और भ्रम ही भय है, ठीक। और दूसरा, भजन और सेवा की संयुक्त अभिव्यक्ति और सेवनीय मूल्य ही है, ऐसा लिखा है ना। तो सेवा मतलब मूल्यों का सेवन, और यही मूल्य है ना, ये जो आपने बताया, 9 मूल्य और 9 था भक्ति। हाँ, संबंधों में सेवनीय वस्तु मूल्य ही है ना, भजन और सेवा, है ना, इसकी जो अभिव्यक्ति है यही भक्ति है ना। ये सब हम देखते हैं संबंधों में, तो माता पिता के संबंध में, माता या संतान, इस संबंध में तो बिल्कुल ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे भ्रम से मुक्ति होती जाती है, आह्लाद अपने अंदर एक सुख की वो बढ़ती चली जाती है कि हाँ यार, ये तो क्लैरिटी आ रही। और जानते हैं, सबसे मैं सहज चीज देखती हूँ, हालांकि इससे बहुत लोग पीड़ित भी होते हैं, उनके अंदर ये होता है कि सबको बताएं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जैसे जैसे आपको लगता है तो क्लैरिटी हो रही है, क्लैरिटी के फलस्वरूप आपकी इच्छा बनती है कि यार मैं एक सूत्रित होना चाहता हूँ, या आपके अंदर से स्वयं उद्गमित होती है ना, ये सहज है ना, इसको इसलिए, हाँ जी, उत्साह होता है ना, उत्साह बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह होता है, तो उत्साह के कारण हमारी इच्छा होती है, ठीक है। तो 8:40 हो गए, इसको मैं बहुत नहीं बढ़ाती हूँ। ये भागीदारी से मुझे आज बहुत अच्छा लगा। इस जन संवाद को हम हर रोज आगे बढ़ाएंगे अगले कुछ दिनों तक, और साथ में पठन करते जाएंगे, और मैं पठन को पहले से करके उसके क्रम में ही जन संवाद को आमंत्रित करूंगी, ऐसा हमने सोचा है। ठीक है कृष्ण भैया, मजा आया, ठीक है। ये दीदी अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? अभी दीदी हम लोग जीवन विद्या एक परिचय किताब पढ़ रहे हैं, हर रोज 1 की 2 पैराग्राफ पढ़ पाते हैं। जी, कोई बात नहीं, बढ़िया है। कौन सा मतलब पेज पढ़े हैं मुझे बताइएगा। पेज नंबर मुझे लगता है 53 वगैरह है। ओके, थैंक यू। दीदी एक बात शेयर करना चाहूंगी, आज आना पूरी क्लास मेरे साथ, मेरी भतीजी है वो, उसने भी पूरा सुना है और पूरा साथ में बैठी है और पूरा ध्यान से सुन रही थी। वो क्या बात भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों लॉन में बैठ के विटामिन डी ले रहे हैं और साथ में क्लास भी कर रहे हैं। तो आज का लेसन बिटिया के लिए था कि विटामिन डी कहाँ से आता है ये सब, और साथ में आपका सबका मतलब ये सही बात है ना,
सेवनीय वस्तु मूल्य है ना। और सूरज के साथ देखिए हमारा संबंध ये, वहां से जो पोषण है ना, पोषण के लिए विटामिन डी एक्चुअली आता तो नहीं, हमारे शरीर में ही बनता है ना। डॉक्टर निधि हमारे पास बैठी है ना। इस पे बिटिया क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बोला आपका? दिख रहे हो आंटी, आपसे नाम पूछ रहे हैं। इसका नाम मुझे लग रहा है कि मुस्कान होगा, क्योंकि इसके चेहरे पे मुस्कान आ रही है इसलिए। क्या नाम है जल्दी से बताइए, क्या बोलेंगे? आपको आपका नाम नहीं पता? पता है ना, बोल दो, बोलो। देखो आप दिख रहे हो आंटी को, सबको दिख रहे हो, बोल दो बेटू। आप बता दीजिए दीदी, कोई बात नहीं। आयरा नाम है। आयरा, ओहो, आयरा जी का जी, मतलब क्या डॉक्टर होता है? सुनीता किनोई भाभी है ना, हाँ हाँ डॉक्टर हाँ भैया की बिटिया हाँ। है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, बढ़िया जी बढ़िया आयरा बिटिया। आपका दिन मंगल हो, शुभ हो, है ना। और विटामिन डी के साथ है ना मजबूत होते रहिए, है ना। चलिए ठीक है, ओके एवरीवन। तो नमस्ते सभी को। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी का दिन शुभ हो। हरि हर। नमस्ते। हरि हर। जी। नमस्ते।